आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम और ये क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर साल ये थ्योरम किसी न किसी रूप में पूछा जाता है या इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन क्लास 12th में जरूर पूछा जाता है। तो आज आप लोग गॉस थ्योरम जानेंगे। क्या है ये, व्हाट इज गॉस थ्योरम? अकॉर्डिंग टू गॉस ने कहा था क्या, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल इंटरनल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले आप गॉस के बातों को ध्यान से समझे। गॉस ने कहा टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया, यानी फ्लक्स कैसा होगा तो टोटल फ्लक्स होगा। कहां होगा? थ्रू दी क्लोज सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। गॉस लॉ कहां एप्लीकेबल होगा? जब हमें टोटल फ्लक्स निकालना हो। कहां निकालना हो? तो क्लोज सरफेस एरिया में। तो फिर से आप देखें, टोटल फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल इंटरनल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फाई इज इक्वल टू क्यू इंटरनल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई आप फ्लक्स जानते हो। फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज कैसा? इंटरनल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स का यूनिट आपको पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। अब हमें दिख रहा है कि गॉस थ्योरम कहां यूज करना है, कब एप्लीकेबल होगा। तो जब आपको कभी भी टोटल फ्लक्स निकालने के लिए कहा जाए एक क्लोज सरफेस एरिया में, तब हम लोग गॉस थ्योरम को यूज करेंगे। और गॉस थ्योरम से टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस ने बताया था Q इंटरनल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो ये Q इंटरनल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए एक एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू आपको साबित करना चाहते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखें। इफ देयर आर द सिस्टम ऑफ चार्ज, हमारे पास मान लेते हैं कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज है इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस हमने लिया और इसमें बहुत सारा चार्ज है। सपोज यहां पे चार्ज है प्लस या माइनस Q1, हो सकता है प्लस Q1 हो सकता है माइनस Q1 हो, सपोज प्लस Q2 हो माइनस Q2 है। देयर आर सो मेनी चार्जेस इनसाइड द इनक्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि सरफेस रेगुलर ही हो, सरफेस इरेगुलर भी हो सकता है, बट इट शुड बी क्लोज्ड। ओके, तो देयर आर सो मेनी चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn, either it is positive or negative, whatever they are the enclosed charge। ये जो इस सरफेस के अंदर का चार्ज है। बाहर अगर चार्ज प्लस Q1 है, माइनस Q1 है, प्लस Q2 है, माइनस Q2 है, इट डजंट मैटर कि बाहर कितना चार्ज है। बाहर के चार्ज से हमें गॉस थ्योरम को कोई लेना देना नहीं है। तो गॉस थ्योरम तभी आप यूज करोगे जब इंटरनल चार्ज की बात होगी। तो फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस पे डिपेंड करता है इंटरनल चार्ज और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे। तो एयर है तो परमिटिविटी ऑफ एयर होगा, कोई अदर मीडियम होता तो परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम होता। तो खैर, इसको आप देखो कि सपोज देयर आर अ सिस्टम ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस, देन इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इक्वल्स टू क्यू इंटरनल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप इंटरनल चार्ज कंसीडर करोगे, ना कि एक्सटर्नल चार्ज, ऐसा गॉस ने कहा था। तो गॉस के अकॉर्डिंग टू गॉस इट कैन बी रिटन एज फाई इक्वल्स टू, सारे चार्जेस को आप टोटल कर दो, टोटल इंटरनल चार्ज की बात हो रही है, प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 अप टू प्लस माइनस Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये था गॉस थ्योरम। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर हुआ गॉस थ्योरम का। अब हम लोग समझेंगे कि गॉस ने ऐसा क्यों कहा कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q इंटरनल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कूलॉम्स लॉ का सहायता लेंगे। By the help of Coulomb's law, we can prove that, suppose question ऐसा आएगा कि prove that Gauss theorem या proof Gauss law by the help of Coulomb's law। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है proof of Gauss law by the help of Coulomb's law। तो इसके लिए एक छोटा सा चार्ज हम कंसीडर करते हैं प्लस Q, एक चार्ज हम कंसीडर करते हैं प्लस Q, और इसके चारों तरफ एक स्फेयर ड्रॉ किया जाता है इस तरह से कि ये चार्ज कहाँ आ जाए, इसके सेंटर पे आ जाए। अब आप देखो कि इस स्फेयर का जो भी पॉइंट है चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होगा, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, सब इस चार्ज से क्या होगा? सेम डिस्टेंस पे होगा।
और उस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं r, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं r, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि इस स्फेयर के सेंटर पे रखा हुआ है, ये जो स्फेयर हमने ड्रॉ किया है ये इमेजिनरी स्फेयर है जो इस तरह से ड्रॉ किया गया जिससे ये चार्ज इस स्फेयर के सेंटर पे आ जाए। तो हम लोग इस स्फेयर पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, तो यस पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डाइवर्ज करेगा। तो जो भी पॉइंट हम कंसीडर करते हैं सरफेस पे, उस पे एक छोटा सा एरिया हमने कंस्ट्रक्ट किया। इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, तो इट इज रेडियली आउटवर्ड, मीन्स द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी 0 डिग्री। तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट यू कैन सी देयर इज 0 डिग्री एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। चाहे आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे देखो, किसी भी पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लो, किसी भी पॉइंट पे छोटा सा एक एलिमेंट काट लो एरिया का, तो एरिया का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच हमेशा एंगल बनेगा 0। तो आप इसको कैसे करोगे, सपोज अ चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ, एक ओ पॉइंट पे ध्यान से देखें, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है in the space. We have to find the electric flux by this charge field. So first we should construct a Gaussian surface, a closed surface called Gaussian surface. तो हमें एक ऐसा सरफेस कंस्ट्रक्ट करना होगा। हमारे पास एक चार्ज Q है जो सेंटर पे रखा हुआ है। इस चार्ज के फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें स्पेस में कैलकुलेट करना है। तो इस स्पेस में एक इमेजिनरी एरिया हमने कंस्ट्रक्ट किया एंड that surface is called Gaussian surface. फिर से आप देखो, we have to find the electric flux by this charge field. So first we should construct a closed surface called Gaussian surface. ये एक surface हमने imagine किया है और इस surface का नाम कौन सा surface होगा, Gaussian surface, around the charge in such a way that the charge considered at its center. एक ऐसा सरफेस हमने ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया, जिससे चार्ज कहां नजर आए, तो सेंटर पे नजर आए। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने। सो देन वी हैव टू कट एन एलिमेंटल एरिया। तब हमने वहां पे हमें काटना होता है एक एलिमेंटल एरिया डेल्टा एस ओवर द गॉसियन सरफेस। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि हमने हर पॉइंट पे एक छोटा छोटा एरिया डेल्टा एस कंस्ट्रक्ट किया है। तो आप देखो कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो 0 डिग्री है। सपोज यहाँ एक डेल्टा एस एरिया हमने लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है, मींस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो आप कह सकते हो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट a small area delta S will be, यानी वो जो छोटा सा एरिया है उस एरिया पे फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स हम लोग डेल्टा फाई मानेंगे। फ्लक्स हम लोग डेल्टा फाई यूज करेंगे क्योंकि छोटा सा एरिया है तो छोटा सा फ्लक्स होगा। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, जैसा कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन में पढ़ाया गया था। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो जब डॉट हटता है तो कॉस थीटा पड़ता है, और आपको पता है ई और डेल्टा एस के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो टोटल फ्लक्स तो नहीं आया, लेकिन स्मॉल फ्लक्स कितना आ गया, ई डेल्टा एस। ये फ्लक्स कहां पे आया, ये फ्लक्स आया एक छोटे से एरिया पे या टोटल सरफेस एरिया पे। दिस इज द फ्लक्स ऑन द स्मॉल एरिया एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। यानी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे एक छोटा सा एरिया कंस्ट्रक्ट करे तो वहां पे फ्लक्स इस प्रकार होगा, ई डेल्टा एस, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, ये वहां फ्लक्स हो गया। ओके, और इट कैन बी रिटन एज, और इसे हम लोग लिख सकते हैं अगर डेल्टा, इफ सपोज डेल्टा एस कैन बी रिटन एज डी एस, देन डेल्टा फाई डेफिनेटली रिटन एज डी फाई। आपको 11th क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाया गया था। अगर डेल्टा एस को हम लोग डीएस से डीएस लिख सकते हैं, तो डेल्टा फाई को आप क्या यूज कर सकते हो, डी फाई यूज कर सकते हो। तो एबव इक्वेशन नाउ कैन बी रिटन एज डेल्टा फाई इन प्लेस ऑफ डेल्टा फाई इट कैन बी रिटन एज डी फाई। So electric field is same. In place of delta S, it can be written as ds. ऐसा करने से आप टोटल फ्लक्स लाना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। So the total flux over the closed surface, spherical surface area will be, तो
डी फाई को आप इंटीग्रेट करो और इधर ई डेल्टा एस है, डी एस है, इसे भी आप इंटीग्रेट कर दो। डी फाई यानी छोटा सा फ्लक्स अब टोटल फ्लक्स होने जा रहा है, तो आप डी फाई को कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, तो 0 से फाई इंटीग्रेट करोगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कांस्टेंट है, तो आप किसी भी पॉइंट पे देखो, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से कितना है, तो आर है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पे भी इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। हर जगह जहां पे आपने एरिया कंस्ट्रक्ट किया है उस पॉइंट पे के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चला जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। अब डीएस हमारे पास है, डीएस इज द स्मॉल एलिमेंटल एरिया। अब ये टोटल इंटीग्रेट होगा, तो टोटल कहां से कहां, तो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। जैसा आप जानते हो कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वही हमने यहां लिखा, बाय द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये चूंकि कांस्टेंट है तो आप इसे कांस्टेंट कह सकते हो, क्योंकि आर नहीं बदलेगा, क्यू नहीं बदलेगा, के नहीं बदलेगा, तो ई भी कांस्टेंट होगा। एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, सो ds हमारे पास है, ds को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ds हमारे पास हो जाएगा 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। ds का इंटीग्रेशन s 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो सीधा सीधा ds के इंटीग्रेशन के जगह हमने क्या लिख दिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने कितना पुट किया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। डी फाई कन्वर्टेड इंटू फाई, और 0 से फाई तक अगर आप लोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट विल बी 5 ही रहेगा। अब आप देखो कि आर स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, आर स्क्वायर सबसे पहले हमने कैंसिल कर दिया। आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बच रहा है के क्यू इंटू 4 पाई सी, के क्यू इंटू 4 पाई। के क्या है, तो के इज अ कूलॉम्स कांस्टेंट और के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के के जगह हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास क्या बच गया, क्यू इंटू 4 पाई, क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई भी देखो कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप देखो कि ये Q क्या है, इंटरनल चार्ज है या एक्सटर्नल चार्ज है, तो दिस इज द इंटरनल चार्ज। तो Q इंटरनल और नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। तो Q कैन बी रिटन एज Q इन और Q इंटरनल व्हाटएवर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप कह सकते हो कि गॉस लॉ अब प्रूफ हो गया बाय द हेल्प ऑफ विच लॉ, बाय द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। आर यू गेटिंग? तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल इंटरनल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग गॉस लॉ को अच्छे से समझ गए और गॉस लॉ को हमने प्रूफ कर डाला बाय द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो क्वेश्चन आपको क्लास 12th में जरूर आएगा, आता है, बराबर पूछा जाता है, स्टेट गॉस लॉ एंड प्रूव इट बाय द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जानने से पहले कुछ डेंसिटीज है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से पहले हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में सीखेंगे। चार्ज डेंसिटी कितने तरह का होता है, तो चार्ज डेंसिटी 3 तरह का होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे जानेंगे, सपोज एक पतला सा वायर है जिसका लेंथ L है, सपोज अ थिन वायर of length L and having a charge plus Q or whatever minus Q, जो भी है, चार्ज Q है उसके ऊपर। तो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे याद रखोगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई L, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक बार फिर से आप देख लें, चार्ज पर यूनिट लेंथ नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी किसी भी लेंथ पे जितना चार्ज होता है तो चार्ज बाई लेंथ कर दोगे तो आप को लीनियर डेंसिटी मिलेगा चार्ज का, या वॉल्यूम डेंसिटी मिलेगा तो लीनियर डेंसिटी मिलेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, क्यू का यूनिट होता है कूलॉम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो कूलॉम मीटर इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली, सो दैट Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें किसी भी वायर का पता है, किसी भी थिन वायर में लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू पता है और उसका लेंथ पता है, तो टोटल चार्ज आप निकाल सकते हो, इतना कूलॉम, दिस मच कूलॉम ऑफ चार्ज। ओके, सेकेंड चार्ज डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसा कि सरफेस है तो यानी एरिया से
एरिया डिनोट किया जा रहा है, सरफेस मतलब एरिया होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सीधा सीधा आप लिख सकते हो चार्ज पर यूनिट एरिया, नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज यूनिट होता है कूलॉम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और इसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी किसी पतले से सीट पे, सपोज ये पतला सा सीट है, इस सीट पे अगर क्यू चार्ज हम डाल दें टोटल, तो इसका एरिया हमें पता है, और चार्ज हम टोटल मान लो इस सीट पे कितना रखे हैं, क्यू कूलॉम रखे हैं, तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। यानी आप समझ गए कि किसी बॉडी के लेंथ पे सिर्फ चार्ज है तो उसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, किसी बॉडी के एरिया पे ही चार्ज है, सिर्फ एरिया पे चार्ज है, तो उसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करेंगे, क्यू बाई ए, सो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा ए। यानी किसी सरफेस पे चार्ज डेंसिटी पता है, एरिया पता है, तो उस सरफेस पे कितना चार्ज है आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। थर्ड चार्ज डेंसिटी हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है उसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग एक, सपोज हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट है, तो सपोज टोटल वॉल्यूम कितना मान लिया हमने, इसका v मान लिया, और इसके अंदर टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, तो q है। तो आप कह सकते हो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, रो से इसे डिनोट किया जाता है, तो कूलॉम पर मीटर क्यू, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यू। और आपको चार्ज अगर कैलकुलेट करना हो और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता हो, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू चार्ज। यानी इस पूरे बॉडी में अगर चार्ज कितना है निकालना है, तो वॉल्यूम पता होना चाहिए और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता होना चाहिए, तो हम लोग चार्ज आसानी से निकाल लेंगे। तो कितने तरह का चार्ज डेंसिटी हुआ? 3 तरह का चार्ज डेंसिटी हुआ। फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब किसी छोटे से पतले से वायर पे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ हो, एरिया नहीं हो, उस पे अगर चार्ज है तो उसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। और अगर कोई ऐसा जगह, ऐसा सरफेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एरिया हो और उस पे चार्ज हो, तो उसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। और वैसा बॉडी जिसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप समझो कि उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। थैंक यू।